हाय एवरीवन, हमने यूनिट 4 का वन कर लिया है, सेकंड कर लिया है, थर्ड कर लिया। अब हम देखेंगे रेमेडीज अवेलेबल अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब देखो, अगर आप यूनिट 4 को अच्छे से देखोगे तो आपको दो जगह रेमेडीज दिखेंगी। पहली रेमेडी आपको 1 में दिख रही है, रेमेडीज अवेलेबल अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ पे 1872 है, ठीक है। सेकंड रेमेडी आपको इसी टॉपिक में दिख रही है 4 में ही, यह रेमेडीज अवेलेबल अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि दो दो जगह रेमेडीज कैसे मिल सकती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और ये दो दो जगह अलग अलग जगह गिवन क्यों है। एक जो एक्ट है वो तो है 1872 का, जो ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसको मैं SRA बोलूंगी, ये है 1963 का। तो इन दोनों में रेमेडीज क्यों दी है और इन दोनों रेमेडीज में डिफरेंस क्या है। पहले हमने, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बात करते हैं तो रेमेडीज क्यों मिलती है, ठीक है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप बात करते हो तो रेमेडीज क्यों मिलती है। रेमेडीज तब मिलती है जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब टूट जाता है तो वहां पे आपको रेमेडीज मिलती है। अब ध्यान से देखना, 1872 वाला जो एक्ट है और 1963 वाले दो अलग अलग एक्ट है, ठीक है। 1872 जो एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें जो रेमेडीज मिलती है ना, वो कंपनसेशन फॉर्म में मिलती है। वो कैसे फॉर्म में मिलती है? कंपनसेशन फॉर्म में, मतलब पैसे के फॉर्म में मिलती है। अगर आपको उस इंसान को दंड दिलवाना है तो आप उसको BNS में लेके जाओगे, लेकिन अगर आपको उससे कंपनसेशन लेना है तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट में उससे रेमेडीज लोगे, ठीक है। दूसरा है 1963 का एक्ट, फिर हम क्यों लेके आए? जब हमें कंपनसेशन मिल रहा है तो ठीक है, तो हम फिर ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो कि SRA, ये हम क्यों लेके आए? SRA हम इसलिए लेके आए क्योंकि कुछ कुछ केसेस में हमें कंपनसेशन नहीं चाहिए होता है, मतलब डैमेजेस के लिए हम कहते हैं कि हमें कंपनसेशन नहीं चाहिए, हमें तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही फुलफिल करना है, चाहे उसके लिए आप कुछ भी करो। तो उसके लिए हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जाते हैं। अब मैं इसका एक एग्जांपल बताती हूं, देखना। A और B दो लोग हैं। A जो है उसका बहुत बड़ा हॉल है और B जो है वो एक सिंगर है। A ने 1000 लोगों से एडवांस में पैसा ले लिया, बोला है कि भाई तुम मेरे हॉल में आना, मेरे हॉल में एक हफ्ते बाद एक सिंगर आ रहा है। अब यहाँ जो B है वो मना कर देता है A से कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, वो उसको 4th डे ही मना कर देता है। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो वो चौथे दिन ही कह देता है कि नहीं भाई मैं नहीं आऊंगा। तो A यहाँ पे, ये A को रेमेडी, A कहता है भाई मुझे कंपनसेशन मत दे, मैं 1872 वाले एक्ट के अंदर रेमेडी नहीं लूंगा। वो जाता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, वो कहता है कोर्ट से कि सर मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, मुझे ये जो 1000 लोगों का मैंने पैसा लिया है और मैंने B को भी पेमेंट कर दी, मुझे वो पैसा तो मत दो, लेकिन मुझे यहाँ पे ये सिंगर ही चाहिए क्योंकि मेरे 1000 लोगों ने मुझे एडवांस में पैसा दिया है, तो ये सिंगर को आना ही पड़ेगा। तो कोर्ट वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन देखेगी B की कि वो क्यों नहीं आ रहा है, और अगर वो कोई वैलिड रीजन नहीं देता है तो कोर्ट अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट B से बोलेगी कि भाई अब तुम उसको कंपनसेशन मत दो, तुम या तो खुद जाओ या तुम अपना सब्स्टिट्यूट भेजो। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर हम, जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट से कुछ स्पेसिफिक काम करवाता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, मतलब जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बना होता है वो उसे ही पूरा करवाता है। वो कहता है मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए। देखो, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की रेमेडी है उसमें सिर्फ कंपनसेशन मिलता है, लेकिन जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है इसकी खास बात यह है कि इसमें स्पेसिफिक काम तो होता है, इसमें स्पेसिफिक काम तो होता ही है, पर आप इसमें कंपनसेशन भी ले सकते हो। तो इसमें दोनों चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का बस इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको इसके कुछ बेसिक फैक्ट बताऊंगी, वही जो मैंने ऊपर पढ़ा है वही मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो 1963 का है। देखो, कभी भी अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अंडर रेमेडी अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है कि आपको कंपनसेशन मिलेगा, मतलब आपको मॉनेटरी पैसा मिलेगा। लेकिन रेमेडी अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो 1963 का, उसमें आपको स्पेसिफिक रिलीफ प्लस मॉनेटरी रिलीफ, मतलब कंपनसेशन और स्पेसिफिक काम करवा, आप दोनों चीजें करवा सकते हो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कुछ एसेंशियल्स हैं। पहला, जो इसमें रिलीफ मिलता है वो स्पेसिफिक होता है और पर्टिकुलर होता है। इसका मतलब क्या है कि स्पेसिफिक मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिखा था, जैसे A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना, यहाँ पे A ने कहा था कि सिंगर तुझे आना है मेरे हॉल में क्योंकि 1000 लोग देखने आ रहे हैं, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आपको वो स्पेसिफिक काम करवाया जाता है या फिर वो पर्टिकुलर काम आपसे करवाया जाता है। दूसरा एसेंशियल क्या है कि मनी इज नॉट ओनली अ रिलीफ हियर, मतलब सिर्फ पैसा ही यहाँ पे मायने नहीं रखता है। यहाँ पे जो मायने रखता है वो सब्जेक्ट मैटर रखता है। सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में सब्जेक्ट मैटर पे बात हुई थी, मतलब कि तुम्हें मेरे हॉल में आना पड़ेगा, उसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में आपसे काम करवाया जाएगा। यही सेम एग्जांपल मैंने यहाँ भी लिया है कि A उसका एक हॉल है, B वहां पे सिंगर होता है, उसने 1000 टिकट यहाँ पे बुक किए होते हैं, B मना कर देता है आने के लिए, तो A स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जाता है और कहता है कि मुझे स्पेसिफिक रेमेडी चाहिए, मतलब मैंने B से बोला था कि तू मेरे हॉल में आएगा, गाना गाएगा, तो B ही आएगा, तो मुझे B से पैसा नहीं चाहिए, मुझे B की ही प्रेजेंस चाहिए, ये होता है। ध्यान देना। तीसरी चीज, कंपनसेशन नॉट इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हम कहते हैं हमें कंपनसेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट मैटर, ये मैंने समझा दिया। अब तीसरी चीज, ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये सिर्फ सिविल इंडिविजुअल राइट्स में एप्लीकेबल होगा, मतलब कि ये सिर्फ सिविल केसेस में ही एप्लीकेबल होगा। अब आप अगर आपको क्रिमिनल केस में रिलीफ चाहिए तो आप किस में जाओगे? आप जाओगे भारतीय न्याय संहिता, जिसका पहले नाम था IPC। लेकिन अगर आपको सिविल इंडिविजुअल राइट के लिए रिलीफ चाहिए तो आप किस में जाओगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। एग्जाम्पल में बता देती हूँ कैसे। देखो, ए ने बोला कि भाई मेरी लैंड एक्वायर हो चुकी है, मतलब किसी आदमी ने मेरी लैंड जबरदस्ती छीन ली है। अब ए कहता है मुझे इसके लिए कंपनसेशन मत दीजिए कोर्ट, वो कोर्ट से कहता है मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए उस इंसान से जिसने मेरी लैंड ली, मुझे तो मेरी लैंड ही चाहिए। तो यहाँ पे ए स्पेसिफिकली बोला मुझे मेरी लैंड दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए, इसलिए वो इसमें जा सकता है। चौथा एसेंशियल है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर क्रिमिनल केसेस, वही जो मैंने ऊपर बता रखा है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर क्रिमिनल केसेस, मतलब पीनल केसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए आपको BNS में जाना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि एक बात बताइए, मैंने मान लिया कि ये सिर्फ सिविल केसेस में एप्लीकेबल होगा और मैंने मान लिया कि ये क्रिमिनल केसेस
केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। पर उन केसेस का क्या जिसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों ही नेचर के हैं, जैसे कि डिफेमेशन। डिफेमेशन में क्या होगा, देखो डिफेमेशन एक ऐसा केस है जिसको आप सिविल में भी लेके आ सकते हो और क्रिमिनल में भी लेके आ सकते हो। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर आपको रेमेडी बिल्कुल मिलेगी, लेकिन वो सिर्फ सिविल नेचर की ही होगी। मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ओनली सिविल रिलीफ विल बी प्रोवाइडेड टू द पीपल। अगर आपका किसी ने डिफेमेशन किया, मतलब किसी ने आपका नाम खराब करा है, आपकी बदनामी करी है, तो आप उसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ये बोल सकते हो कि जहां पे तूने वो चीज मेरे नाम, मतलब मान लीजिए उसने एक अखबार में आपके बारे में कुछ गलत लिखाया है, तो अब आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में उससे दोनों चीजें मांग सकते हो। पहली चीज आप कहोगे भाई तू मुझे कंपनसेशन तो दे दे, दूसरी चीज जिस अखबार में तूने वो लिखा है उसी अखबार में दोबारा छाप और लिख कि ये गलत मैंने इंफॉर्मेशन दी थी, तो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ये कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं उस इंसान को जेल भी हो, तो वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में नहीं होगा, उसके लिए आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी अंडर बीएनएस। ठीक है, पांचवा एसेंशियल क्या है, देखो पांचवा एसेंशियल ये है कि जो ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ना, ये बेस्ड है जस्टिस पे, फेयर जस्टिस पे ये बेस्ड है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। एक होता है इक्वालिटी, मतलब सब बराबर, मान लीजिए दो लोग हैं, ये दोनों को 50% पैसा दे देगा, लेकिन इक्विटी ये देखता है दोनों का बैकग्राउंड देखता है। मान लीजिए एक तो बहुत ही ज्यादा रिच है और एक बहुत ही ज्यादा गरीब है, तो इक्विटी देखता है, इक्विटी कहता है भाई इसको सिर्फ 10% ही मिलेगा, इसको 90%, क्योंकि ये जो दूसरा पार्टी है बहुत ही ज्यादा गरीब है और ये जो है ये बहुत ही अमीर है, तो इसको अगर पैसा ना भी दो तो भी इसके पास सफिशिएंट मनी है। लेकिन इक्वालिटी कहता है सब बराबर है, इक्विटी कहता है जरूरतमंद को ज्यादा पैसा मिलेगा, जरूरत के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। ये इक्विटी का कंसेप्ट है। तो यही कंसेप्ट जो है ये हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एसआरए के अंडर भी आता है। क्या है, ये बेस्ड है जस्टिस पे, नेचुरल जस्टिस और फेयर जस्टिस पे। सिक्स्थ इसका एसेंशियल है कि ये 9th लॉ कमीशन के बाद आया था। जो एसआरए 1963 है ना, ये आपका 9th लॉ कमीशन के पे बेस्ड था। उसके अलावा क्या एसआरए से पहले कुछ था? अब ध्यान से देखो, एसआरए के आगे लिखा है मैंने 1963, हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में। तो क्या ये क्या ये इंडिपेंडेंस के बाद आया? द आंसर इज नहीं, इंडिपेंडेंस से पहले भी था। ये 1877 में ये ओल्ड एक्ट था, फिर ये अमेंड किया हमने, फिर हम 1963 में हम दोबारा एक्ट लेके आए। तो यहाँ से एक और सवाल बनता है, क्या ये अमेंड हुआ है? इसका आंसर है यस, लेकिन ये सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बस ये पहले 1877 था, फिर ये 1963 अब बना हुआ है। ये है। अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट आपको ध्यान चीज देखनी पड़ेगी। एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है ना, ये देता है हमें राइट इन पर्सोना। पर्सोना का मतलब क्या होता है? पर्सोना का मतलब होता है पर्सनल राइट के बारे में ये बात करता है, मतलब इंडिविजुअल राइट के बारे में बात करता है, ना कि ये आपका राइट इन रेल, मतलब ये राइट अगेंस्ट आपको पूरे होल वर्ल्ड, मतलब कि पूरी दुनिया के अगेंस्ट आपको राइट नहीं देगा। ये सिर्फ आपके इंडिविजुअल राइट के लिए आपको रेमेडी देगा। तो क्या है, एसआरए क्या देता है आपको? गिव्स राइट इन पर्सोना, मतलब पर्सनल राइट देता है ये आपको पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अगेंस्ट आपको रेमेडी नहीं देगा। तो ये था हमारा एसेंशियल। हमने ये बैकग्राउंड पढ़ा एसआरए की, एसआरए क्या है। अब हम पढ़ते हैं कि एसआरए में रेमेडीज कैसी मिलती है। देखो, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कैसी रेमेडी मिलती है? पैसे वाली, कंपनसेशन मिलता है। लेकिन एसआरए अलग क्यों है? एसआरए अलग इसलिए है क्योंकि ये अलग किस्म की रेमेडी के बारे में बात करते हैं। यहाँ एसआरए की जो रेमेडी है ना, अब हम वो देखेंगे। क्या रेमेडी अंडर एसआरए? पहली रेमेडी, अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी ही वापस चाहिए तो आप एसआरए के अंडर आओगे। और वो प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? या तो वो इमूवेबल, मतलब जो वो हिलती डुलती नहीं हो, मतलब कि लैंड जैसी, और मूवेबल, मतलब जो हिलती हो, मतलब जैसे किसी ने मेरा फ्रिज ले लिया, अब मैं कोर्ट में गई, मैंने कोर्ट में बोला मुझे मेरा ही फ्रिज चाहिए, मुझे उसके बदले पैसा नहीं चाहिए, तो वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है जो हम एक से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो हम प्रॉपर्टी के केसेस के लिए एसआरए के अंडर जाएंगे, जिसमें हम कहेंगे मुझे मेरी ही प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे किसी और की मुझे पैसा चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी दे। दूसरा, स्पेशल परफॉर्मेंस, वही वाला केस आएगा इसमें कि अगर मैं किसी सिंगर को अपने पास बुलाती हूं और कहती हूं कि तुम्हें मेरे हॉल में गाना गाना पड़ेगा, तो इस केस में जो सिंगर है उसको अपना ही परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। वो यहाँ पे मुझे कंपनसेशन नहीं देगा कि मैं नहीं आ पा रहा हूं मैडम, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको उसके बदले पैसा दे देता हूं, मैं आपको उसके बदले कंपनसेशन दे देता हूं। मैं कहूंगी नहीं, अगर मैं एसआरए के अंडर जा रही हूं तो मैं कोर्ट से बोलूंगी मुझे कंपनसेशन नहीं, मुझे वो इंसान की ही परफॉर्मेंस देखनी है। तीसरी चीज, इंजंक्शन के लिए देखो, इंजंक्शन क्या होता है ना, इंजंक्शन हम कोर्ट, ये एक ऑर्डर होता है कोर्ट का जो कि हम लेके आते हैं अगर हमें कोई काम रुकवाना है या हमें कोई काम स्टार्ट करवाना है, ये दोनों के लिए लेके आया जाता है। तो ये एक ऑर्डर होता है कोर्ट का, इसके लिए भी हम एसआरए के अंडर आते हैं। चौथी चीज, रेक्टिफिकेशन के लिए, अगर मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज चेंज करवानी है, कुछ ऑल्टरेशन करवाना है, कुछ रेक्टिफाई करवाना है, उसके लिए भी मैं एसआरए 1963 के अंडर ही रेमेडी लूंगी। पांचवी चीज, रिसेशन, अगर मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड करना है, उसके बदले मुझे दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लेके आना है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो भी मैं उसके लिए एसआरए के अंडर ही जाऊंगी। ठीक है, अब मैंने पढ़ लिया रेमेडी कैसी मिलती है और ये कैसे डिफरेंट है हमारे जो सिंपल 1872 वाला एक्ट है, आपको पता लग गया है, आपको ये सारी चीजें लिखनी है। अब हम पढ़ते हैं मेन एसआरए का जो एक्ट है, जो बेयर एक्ट है इसका 1963 का, इसके अंदर आखिर है क्या। देखो, आपने कोई भी अगर बेयर एक्ट देखा होगा तो वो मेनली 4-5 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी। इसमें क्या होता है, इसमें उसके शॉर्ट टाइटल बताया जाता है कि वो कब से स्टार्ट हुआ था, उसमें डेफिनेशन दी होती है, ये सारी चीजें होती हैं। जो पार्ट सेकंड है एसआरए का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बात करता है स्पेसिफिक रिलीफ की, और इस एक्ट का नाम क्या है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो यहाँ पे ये 6 टाइप की आपको, जो मैंने ऊपर रेमेडीज दी थी, यहाँ पे 5 है, 5 या 6 टाइप की आपको रेमेडीज देता है। पहला, रिकवरी ऑफ पोजेशन, मतलब कि प्रॉपर्टी के लिए, तो ये सेक्शन 5, 6, 7 और 8 में डिफाइंड है। दूसरा, परफॉर्मेंस, मतलब मुझे वो आदमी की परफॉर्मेंस ही देखनी, मुझे वो आदमी से वही काम करवाना है, तो वो सेक्शन 10 में डिफाइंड है। तीसरा, रेक्टिफिकेशन, मुझे अपने
जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? ऑल्टर करना है, तो वो सेक्शन 26 में डिफाइंड है। रिसेशन, मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट को, रिसेशन का मतलब क्या? ऑल्टर, चेंज करना है, तो वो सेक्शन 27 में डिफाइंड है। रिसेशन का मतलब एंड करना भी होता है। कैंसिलेशन का मतलब पूरी तरह से खत्म करना है, तो वो सेक्शन 31 में डिफाइंड है। ये है पार्ट 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 जो है, अब देखो इंजंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। इंजंक्शन के लिए पार्ट 3 अलग डेडिकेटेड है। तो प्रिवेंटिव रिलीफ मतलब इंजंक्शन का मतलब होता है कोई चीज गलत होने वाली है उससे पहले ही हमने प्रिवेंट कर दिया है उसे। मैं आगे बताऊंगी कैसे। तो इंजंक्शन जो इतना इंपॉर्टेंट है उसको उन्होंने पार्ट 3 पूरा डेडिकेट करा हुआ है, जो कि प्रिवेंटिव रिलीफ के बारे में बात करता है। तो ये एसआरए का बेसिक एक ओवरव्यू है कि कैसे हम देखेंगे। अब हम मेन बेरेक्ट पे आ जाते हैं कि क्या है। ठीक है, पहली चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि एसआरए कब से लागू हुआ था। तो ये एसआरए की जो कमेंसमेंट डेट है ये आखिर है क्या? एक मिनट। तो ये जो एसआरए है इसकी कमेंसमेंट डेट पे हम आते हैं। देखो एसआरए जो है, बहुत डार्क हो गया, एसआरए जो है इसका कमेंसमेंट डेट मतलब ये कब से लागू हुआ है? ये 1 मार्च 1964 से लागू हुआ है। देखो 1963 में तो एसआरए बना है, लेकिन ये कब से इंडिया पे लागू हुआ है? 1964 से। आप सेक्शन इसका आप 2A 2B 2C 2D और 2E, ये जो ये 2 के जो ये सब क्लॉज है 2A 2B 2C 2D 2E, ये सारा का सारा डेफिनेशन देता है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें डेफिनेशन दे रखी है, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। अब हम आ जाते हैं मेन एक्ट पे। देखो सेक्शन 5 और सेक्शन 6 बात करता है कैसे हम अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकते हैं। मतलब कि हम कोई लैंड, हम कोई बिल्डिंग, कैसे हम उस पर रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में सेक्शन 5 और सेक्शन 6 बात करता है। मैं यहां पे डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सिर्फ एक आपको एक ओवरव्यू दे रही हूं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। सिर्फ मेन हेडिंग्स पढ़ा रही हूं। सेक्शन 7 और सेक्शन 8 जो है ना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, ये बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी का। देखो 5 और 6 बात कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह पे है अब वो मूव नहीं कर सकती। इसमें क्या आएगा? आपने कोई घर बना दिया, अब वो घर तो मूव नहीं कर सकता है ना, ये आएगा। लेकिन सेक्शन 7 और 8 बात करता है रिकवरी, कैसे कोई इंसान रिकवरी करेगा अपने मूवेबल प्रॉपर्टी का। इसमें कुछ भी आ सकता है, इसमें आपकी कार, बाइक, आपका घर का सामान, ये सारी चीजें किसमें आएगा? मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। अब सेक्शन 9, देखो आपको पता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ कह रहा है कि इस बी ने मेरे से मेरी लैंड ले लिया, अब मुझे इसके बदले कंपनसेशन नहीं चाहिए, मुझे मेरी लैंड ही वापस चाहिए। अब बी यहां पे डिफेंस कैसे लेगा? अब ए ने तो सारे के सारे इल्जाम बी पे लगा दिए, और आपने हमेशा देखा है बीएनएस में भी आपको जनरल डिफेंसेस दिए, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में भी जनरल डिफेंसेस दिए, वैसे ही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी जनरल डिफेंसेस दिए। तो जो सेक्शन 9 है वो आपका डिफेंसेस के बारे में ही बात करता है, जो कि डिफेंडेंट को मिलेगा, यहाँ पे बी को मिलेगा। अब वो कैसे डिफेंस ले सकता है? वो ये कह सकता है कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा वो ये कह सकता है कि भाई मैं तो एक अनसाउंड माइंड का इंसान हूं, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। दूसरा वो कह सकता है कि बाय मिस्टेक ये कॉन्ट्रैक्ट बना है। तीसरा वो कह सकता है कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। चौथा वो कह सकता है कि इन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है। तो ये सारे डिफेंसेस दिए हैं सेक्शन 9 के अंडर में, जिसमें ये मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला इंसान इसमें डिफेंसेस ले सकता है। तो ये हमने प्रॉपर्टी वाला चीज पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट किसके लिए। ये जो है ये आपका है फॉर परफॉर्मेंस। मैंने क्या कहा था कि अगर मुझे कंपनसेशन नहीं, मुझे परफॉर्मेंस ही चाहिए, मुझे वो इंसान की प्रेजेंस ही चाहिए, उसके लिए मैं जाऊंगी सेक्शन 10 के अंदर। तो सेक्शन 10 बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट्स में परफॉर्मेंस लिखी है वही आपको करनी ही पड़ेगी, कंपनसेशन मुझे नहीं चाहिए। वो कहता है मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे पैसा मत दे, मुझे अपनी प्रेजेंस दे, जो तूने कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किया है वही कॉन्ट्रैक्ट तुझे मेरे साथ करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए बी से कहता है कि तुम मेरे लिए 100 रुपए की पेन लेके आना। बी कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए 100 रुपए की पेन ले आऊंगा, लेकिन बी बाद में मुकर जाता है। बी कहता है कि नहीं अब मैं तुम्हें पेन नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें तुम्हारे 100 रुपए दे दूंगा। अब ए कहता है कि मुझे तेरे से पैसे नहीं चाहिए, मुझे वही पेन चाहिए जो जिसको तुमने लाने के लिए बोला था, मुझे पैसे मत दो, मुझे पेन ही दो। तो ये है आपका सेक्शन 10। अब देखो सेक्शन 21 अगर आप देखोगे ये बात करता है, ये कह रहा है कि आप परफॉर्मेंस प्लस कंपनसेशन दोनों मांग सकते हो। अब आप याला ही केस देखो, यहां पे ये पेन के ऊपर बात करते हैं। ये ए कह रहा था कि मुझे 100 रुपए वापस मत कर, मुझे पेन ही दे। अब आप सेक्शन 21 के अंडर पेन के साथ साथ प्लस आप कंपनसेशन भी मांग सकते हो। कंपनसेशन कैसे मांगोगे? आप कहोगे इस बी ने मेरा बहुत ज्यादा मेंटल हैरेसमेंट किया, इतनी बार मेरे को मेंटल एगोनी हुई, मतलब मुझे मानसिक पीड़ता हुई है, इस वजह से ये पेन जो जिसपे कॉन्ट्रैक्ट बना था वो तो लौटाएगा ही लौटाएगा, साथ में ये जो मेरा मेंटल डिस्ट्रेस हुआ है, मेरा मेंटल हार्म हुआ है, उसका भी ये कंपनसेशन देगा। तो आप दोनों चीज के लिए, एक तो आप परफॉर्मेंस के लिए प्लस आप कंपनसेशन, दोनों के लिए आप सेक्शन 21 के अंडर रिलीफ मांग सकते हो। इसका एक केस लॉ है। केस लॉ क्या है? जया सेन वर्सेस सुजीत सरकार। ये केस 1998 का। इस केस के अंडर क्या है ना, हम देखो कोर्ट पहले ही स्पेसिफिक रिलीफ दे देता है। कोर्ट ने क्या किया, जैसे जया सेठ और सुजीत जो थे इनके बेस में केस हो रहा था, ये दोनों एक है प्लेंटिफ और एक है डिफेंडेंट। तो कोर्ट ने यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ तो दे दिया। इस कोर्ट ने कहा ठीक है जो पहला कॉन्ट्रैक्ट बना था उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी उसको सुजीत को पूरी ढंग से परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन जो ये जया होती है ये इतनी तेज बनती है, ये बाद में जब कोर्ट अपना ऑर्डर दे देती है, ये कहती है कि ऑर्डर के साथ साथ अब कोर्ट मुझे कंपनसेशन भी दो। तो कोर्ट यहाँ पे मना करता है,
कर देता है। कोर्ट कहता है अगर तुम्हें कंपनसेशन चाहिए तो पहले ही आओ। सेक्शन 21 हमने दिया ही इसलिए है कि तुम्हें अगर परफॉर्मेंस के साथ साथ कंपनसेशन भी लेना है तो साथ में मांगो। ऐसा नहीं कि पहले तुम हमसे स्पेसिफिक रिलीफ मांग रहे हो उसके बाद तुम कह रहे हो कंपनसेशन भी दे, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें हमने स्पेसिफिक रिलीफ दे दिया है, अगर तुम्हें दोनों चीजें साथ में मांगनी है तो सेक्शन 21 के अंडर में आओ, खाली सेक्शन 10 के अंडर मत आओ। तो ये है केस लॉ, आपको ये लिखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब होता है कुछ चेंज करना, कुछ ऑल्टर करना। तो अगर आपको रेटिफिकेशन करना है तो आप अब आ जाओ सेक्शन 26 के अंदर। सेक्शन 26 रेटिफिकेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, रेटिफिकेशन का मतलब होता है मॉडिफाई कैसे कर सकते हो आप कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन इसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। पहली टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट तभी रेटिफाई होगा जब वो रिटन में होगा, जब वो लिखित में होगा। दूसरा, पूरी तरह से कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट ही डिसाइड करेगा, कोर्ट की मर्जी है कि कोर्ट को ये कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई करना है या नहीं करना है। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव करवाने हैं तो आप सिंपल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर 1872 के अंदर आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, आपको स्पेसिफिक रिलीफ के अंडर आना पड़ेगा। और फिर आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि सर मैंने जो ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है ये रिटन में है और कोर्ट ही डिसाइड करेगा, आपका कोई विल उसमें नहीं आएगा। अब सेक्शन 27 से लेके सेक्शन 30 अगर आप देखोगे तो ये रिसेशन मतलब रिफ्यूजल की बात करता है। इसमें ये पूरी तरह से कह देता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है, हमें कॉन्ट्रैक्ट को एंड करना है, पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट को एंड करना है। तो आप उसमें सेक्शन 27 टू 30 के अंडर जाओगे। सेक्शन 31 से 30 बात करता है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिलेशन करना है तो भी आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जाओगे, सेक्शन 31 से लेकर 33 तक। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंजंक्शन। अगर मुझे इंजंक्शन चाहिए तो भी मुझे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर आना पड़ेगा। इंजंक्शन किसमें दे रखा है? सेक्शन 36 से लेकर सेक्शन 42 के अंदर। इंजंक्शन का दो मतलब होता है। पहला मतलब होता है किसी काम को करने से रोकना, प्रोहिबिट करना। दूसरा इसका मतलब होता है किसी काम को करना। अब भाई जो काम रुका हुआ है उसको स्टार्ट कर दीजिए। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे कोर्ट मैंडेटरी आपको ऑर्डर देती है कि काम करो ही करो। पहला केस पढ़ते हैं, टू स्टॉप, मुझे कोई काम रोकना है। पहली चीज, ए जो है उसकी एक माइन है। माइन का मतलब क्या होता है कि उसका एक बहुत बड़ा लैंड है जिसमें वो माइनिंग करता है, मतलब वो वहां से पत्थर निकालता है, वहां से वो सॉइल, ये सारी चीजें निकालता है। बी जो है उसने वो माइन को लीज पे ले रखा है, वहां पे वो एक्सट्रैक्शन मतलब वो वहां पे वो माइन से मिट्टी निकालने का काम करता है या पत्थर निकालने का काम करता है। तभी वहां पे एक एनजीओ आता है। एनजीओ एक PIL डालता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब पब्लिक के अगेंस्ट, पब्लिक के हित के अगेंस्ट कुछ काम हो रहा है कोर्ट में, सॉरी वो एनजीओ PIL डालते हैं। PIL क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका मतलब कि पब्लिक के हित के विरुद्ध कुछ काम हो रहा है और हम इस काम को रोकना चाहते हैं। तो यहाँ पे एनजीओ ये अपने फैक्ट देता है। वो कहता है कोर्ट से कि जो ये माइनिंग एक्टिविटी हो रही है ना, इससे बहुत सारे जंगलों को काटा जा रहा है, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट उसको स्टे दे देता है। कोर्ट किसको स्टे दे देता है? माइनिंग ए और बी दोनों को कहता है ये जो माइनिंग का काम है इसको इसी समय रोको। तो स्टे के लिए एक इंजंक्शन लेके आया जाता है। इंजंक्शन, और वो भी कैसा इंजंक्शन? प्रोहिबिट करने वाला, मतलब रोकने वाला, कि इस काम को आपको रोकना पड़ेगा, टू स्टॉप द माइनिंग। अब देखो, अब ये जो है ना प्रोहिबिशन, ये भी दो किस्म का होता है। पहला, कुछ समय के लिए काम रोकना, मतलब यहाँ पे कोर्ट कहता है देखो हम लोग देखेंगे कि काम कितने समय तक रोकना है। और एक होता है परपिचुअल इंजंक्शन, जिसका मतलब होता है हमेशा के लिए काम रोक देना। तो ये आएगा आपका इंजंक्शन के अंदर। अब दूसरा केस इसमें देखते हैं, दूसरा पॉइंट है कि मतलब किसी काम को स्टार्ट करने के लिए इंजंक्शन देना। जैसे कि मान लीजिए एक इंसान है, उसने बहुत ज्यादा वेस्ट मतलब कि गंदगी फैला दी है। तो यहाँ पे बी जो है वो कोर्ट में जाता है। कोर्ट वो कहता है कि ये जो ए है इसकी हरकतों की वजह से हर जगह गंदगी फैल चुकी है। तो कोर्ट यहाँ पे ए को ऑर्डर देता है कि अब तुम्हें सफाई का काम करना पड़ेगा, मतलब जो तुमने ये गंदगी फैलाई है अब तुम उसको सफाई के माध्यम से हटाओ। तो कोर्ट कहता है कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, टू डू समथिंग, तुम्हें सफाई का काम करना पड़ेगा, अब तुम स्टार्ट हो जाओ। तो यहाँ पे टू डू समथिंग, कुछ काम करने के लिए इंजंक्शन को देना, उसे हम कहेंगे ये एक मैंडेटरी इंजंक्शन है, मतलब टू डू समथिंग वाला इंजंक्शन है। तो इंजंक्शन पढ़ लिया आपने कि क्या होता है? ये है आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। थैंक यू।